हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। हमने हमारी सॉल्यूशंस जो यूनिट कंप्लीट कर ली है। आज हम बात करेंगे उसके क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस के अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रास इज। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि हमारा ब्रास किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो हमें पता है कि हमारा क्या होता है, ब्रास एक अलॉय होता है। अब ब्रास एक अलॉय है तो हमारा अगर ये अलॉय है तो हमारा ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अलॉय क्या होते हैं, अलॉय हमारे पास होते हैं एक मेटल का मिक्सचर। अलॉयस के अंदर कई टाइप के मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको मिला के हम अलॉयस की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा अगर ब्रास अलॉय है तो ये एक हमारा सॉलिड सॉल्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए कि हमारा ब्रास क्या है, ब्रास हमारा एक सॉलिड सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट की बात करते हैं पहले। इसके अंदर क्या बोला इसने कि यहाँ पे ये 20 ml वाटर, सॉरी यहाँ पे 20 नहीं है, यहाँ पे 200 आएगा। तो ये क्या है यहाँ पे कि हमारा जो 200 ml वाटर है, 200 ml वाटर, उसको हमने क्या किया, उसके हमने ऐड किया है किसके अंदर, हमारे पास इनिशियली क्या है 500 ml वाटर है और उसकी मोलैरिटी दे रखी है इन्होंने 0.2 मोलर। फिर इस 500 ml सॉल्यूशन के अंदर हमने 200 ml वाटर ऐड कर दिया। अब 200 ml वाटर ऐड करने के बाद इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम 700 ml हो जाएगी। तो हमें फिर उस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की इसकी हमें बतानी है मोलैरिटी। अब इनिशियली हमारे पास वॉल्यूम क्या थी V1, उसको V1 बोलेंगे। मोलैरिटी क्या थी, उसको M1 बोलेंगे। फिर जो हमारे पास डाइल्यूशन के बाद जो वॉल्यूम हो गई उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारी V2 हो गई। अब और जो मोलैरिटी होगी उसको हम M2 बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें M2 कैलकुलेट करनी है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि भाई क्या होता है, V1 M1 इज इक्वल टू V2 M2 होता है। यहाँ पे हमें M2 कैलकुलेट करना है। तो हमारा M2 क्या आ जाएगा, V1 कितना है हमारा 500 ml इनिशियल वॉल्यूम थी, M1 कितना है हमारा 0.2 मोलर सॉल्यूशन हमारा था इनिशियली, और फिर फाइनल वॉल्यूम V2 कितनी होगी, क्योंकि हमारा 500 इनिशियली था, 200 ml वाटर ऐड कर दिया तो हमारे सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होगी डाइल्यूशन के बाद वो 700 हो गई। तो V2 की वैल्यू हमारे पास 700 आ गई। अब यहाँ से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारी मोलैरिटी जो M2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1428 मोलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने मोलैरिटी इक्वेशन यूज की है V1 M1 इज इक्वल टू V2 M2। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब कि हमने बोला कि ऐसा कौन सा मोड ऑफ एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमारे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहती है। ऐसा मोड बताना है हमें जिसके अंदर हमारी जो कंसंट्रेशन है वो हमारी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हमने जब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स की बात की थी, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास परसेंटेज होता है, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, इन सब की बात की थी। तो इसमें से कौन सा मोड है जिसके अंदर हमारा जो है कंसंट्रेशन वो टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, तो वो मोड है हमारा मोलैलिटी। क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है उसका इफेक्ट हमारे किसी भी सब्सटेंस या सॉल्यूशन की वॉल्यूम के ऊपर पड़ता है। तो मोलैरिटी के अंदर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। नॉर्मेलिटी के अंदर भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय उसकी वॉल्यूम आता है। जबकि मोलैलिटी हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसके अंदर सिर्फ इस मेथड के अंदर हम वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए जो हमारी मोलैलिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है।
अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जब हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन का हम इंक्रीज कर दे टेम्परेचर, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उस केस में क्या होगा हमारा। तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है इसने कि भाई मोलैलिटी के अंदर हमारा डिक्रीज होगा, जबकि हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही बात की कि हमारी मोलैलिटी तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। फिर नेक्स्ट बात की डिक्रीज इन मोलैरिटी। हमें पता है कि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी वॉल्यूम होगी इंक्रीज। अब मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम हमारी क्या आती है, मोलैरिटी के अंदर नीचे नंबर ऑफ मोल्स आता है, नीचे वॉल्यूम आती है, तो मोलैरिटी हमारी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। तो अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो हमारी मोलैरिटी डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा डिक्रीज इन मोलैरिटी, कि भाई जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा कि भाई हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर। हमने बोला कि हमने लिक्विड HCl ले रखा है और उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो जब हमने मोलैरिटी इन सब की बात की तो हम वॉल्यूम को लीटर के अंदर लेके चल रहे थे। तो हमारा ये जो 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हम पहले यूनिट चेंज करेंगे, ग्राम पर लीटर के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 1170 ग्राम पर लीटर। जब हम 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम पर लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो अब ये हो गई हमारे पास क्या, डेंसिटी। फिर हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा दे रखा है, हमारा HCl सॉल्यूशन दे रखा है। तो हमारा जो हमें पता है HCl का मोलर मास होता है हमारे पास 36.5। अब 36.5 इसका मोलर मास है, मतलब ये हमारा हो गया m। और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हमें पता है मास बाय वॉल्यूम होती है हमारी डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर मास बाय वॉल्यूम है, वो कौन सा मास लेंगे इसके अंदर, ठीक है। इतनी बात हो गई हमारे पास, m हो गया, d हो गया एक बार के लिए। तो हमें पता है फिर कि हमारी मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं हमारे, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे गिवन वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अब गिवन वेट और बाय वॉल्यूम तो हमारे पास होगी डेंसिटी, और मोलर मास हमने बता दिया कि इसका 36.5 मोलर मास होता है, ठीक है। तो फिर हमारी मोलैरिटी क्या होगी, W/V की वैल्यू हम पुट कर देंगे कि भाई हमारी डेंसिटी है उसको पुट कर देंगे, और मोलर मास हमारा HCl का होता है 36.5। तो यहाँ से हमारी मोलैरिटी आ जाएगी 32.05। तो फिर हमने जब डेंसिटी गिवन और हमें सॉल्यूशन बता रखा है कि भाई हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे HCl है, HCl दे दिया, तो इसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Cl के एटॉमिक मास और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को ऐड करके इसका मोलर मास निकालेंगे। डेंसिटी दे रखी है, उसको पहले ग्राम पर लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और फिर मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर पुट कर देंगे। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि भाई हम क्या करने हैं इसके अंदर। हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन बनाया है एक, ठीक है। तो हमने ले लिया 5 ml ले लिया 1 नॉर्मल HCl का, 20 ml ले लिया N/2 H2SO4 का, 30 ml ले लिया N/3 HNO3 का। इन सबको आपस में मिक्स कर दिया और इसकी वॉल्यूम को हमने बना दिया 1 लीटर तक। तो हमारा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी जो हमें नॉर्मेलिटी है वो क्या होगी हमारे पास, वो हमें पता लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नॉर्मेलिटी इक्वेशन का। नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है, हमें पता है हमारी क्या होती है, N1V1 = N2V2 होता है। अब यहाँ पे तो क्या क्या हमने कई सारी वॉल्यूम ले ली, एक मिक्सचर प्रिपेयर किया है, तो उस केस में हमने यहाँ पे 3 ले रखे हैं पहले। तो ये तीनों की जब हम नॉर्मेलिटी को ऐड कर देंगे तो वो हमारी N4V4 के इक्वल आ जाएगी यहाँ से।
इन तीनों की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट का सम हमारा जो फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे ये फॉर्मूला के अंदर पुट करके, तो क्या हो गया 5 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl 5 ml ले रखा है इसने और नॉर्मेलिटी कितनी है 1। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट की तो क्या हो गई हमारी 5 × 1। अब फिर नेक्स्ट क्या होगी हमारी 20 × n/2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, n/2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, फिर हमारी HNO3 की कितनी है 30 × 1/3 n/3 है, तो यहाँ से हमारा ये तो आ गया 10 और यहाँ से 10, तो ये वैल्यू तो आ गई हमारी कितनी 25। अब इसके इक्वल टू हमने क्या रखना था N4 और इंटू V4। अब V4 कितनी है, हमने बोला कि हमारी जो फाइनल वॉल्यूम है वो 1 लीटर हो गई और ये सारी वैल्यूज हमारी दे रखी है ml के अंदर, तो इसको भी हम ml के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो यहाँ से हमारा N4 क्या आ जाएगा, ये 1000 उस तरफ जाएगा तो N4 क्या आ जाएगा हमारा 25/1000, मतलब ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/40 या इसको लिख सकते हैं हम n/40। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया डी कि भाई हमने 1 नॉर्मल HCl, n/2 नॉर्मल H2SO4 एंड n/3 HNO3 को मिक्स करके 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया। तो उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन के हमारे पास जो नॉर्मेलिटी आई उसको हमने नॉर्मेलिटी इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट किया और हमारे पास वो आ गई n/40। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसने बोला कि हमारे पास कौन सी गैस है जिसकी हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम होगी। तो हमने बोला था कि हेनरी लॉ के अंदर हमारा जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है उसको हम Kh से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो सोल्यूबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस भी हमारे पास गैस की सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसका हेनरी लॉ कांस्टेंट सबसे कम होगा। तो अब हमें देखने की सोल्यूबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसका हेनरी लॉ कांस्टेंट सबसे कम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से हमारी सोल्यूबिलिटी CO2 की सबसे ज़्यादा है, तो हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट CO2 का सबसे कम हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने बोला कि हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट सोल्यूबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया मिथेनॉल का वाटर के अंदर, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे वेपर प्रेशर की बात करें। हम एक्वस सॉल्यूशन बना लिया मिथेनॉल का वाटर के अंदर, फिर उसका वेपर प्रेशर। यहाँ पे सॉल्यूशन हमने किस किस का लिया, मिथेनॉल लिया और वाटर लिया, तो ये हमारा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। अब जो हमारा मिथेनॉल है वो ज़्यादा वोलेटाइल है वाटर से, क्योंकि हमें पता है कि अगर मिथेनॉल हम लेबोरेटरी के अंदर स्टोर करते हैं तो मिथेनॉल को अगर ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो वह वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली उड़ जाता है सारा। तो हमारा जो मिथेनॉल है ना वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है वाटर से। तो जब हम मिथेनॉल का वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर वाटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, मोर देन दैट ऑफ वाटर, वाटर से ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। और ये एक पॉजिटिव डेविएशन का केस है, मतलब मिथेनॉल का जब हम वाटर के साथ में सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये राउल्ट्स लॉ के अंदर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और ये हमारे पास एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है। तो क्या होगा, मिथेनॉल ज़्यादा वोलेटाइल है, उस वजह से उसका वेपर प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या किया इन्होंने, 12 ग्राम ऑफ यूरिया को डिजोल्व किया 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर और 68.4 ग्राम सुक्रोज को डिजोल्व किया 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर। तो हमें बतानी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगी यूरिया सॉल्यूशन की। एक यूरिया का सॉल्यूशन बनाया, एक सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाया और उनकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हमें आपस में कंपेयर करना है। तो जो हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो हमें पता है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है।
तो उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन का आपस में कुछ रिलेशनशिप आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब हम कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कंसंट्रेशन के लिए पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूरिया की। हमें पता है पहले यूरिया का गिवन मास तो हो गया 12 ग्राम, हमें इसका मोलर मास निकालना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ये हमारे पास यूरिया का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम्स है, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। इन सब के एटॉमिक मास को ऐड करके हमने देखा कि हमारा यूरिया का मोलर मास 60 होता है। यूरिया का गिवन मास 12 है, मोलर मास 60 है। तो यहाँ से यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 12/60। तो यहाँ से आ गए 0.2 मोल्स आ गए यूरिया के। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सुक्रोज की। तो सुक्रोज के अंदर क्या क्या हमने 68.4 ग्राम, तो इसका गिवन वेट हो गया। और हमें पता है सुक्रोज का मोलर मास क्या होगा। अब तो हमारे पास सुक्रोज का मोलर मास आता है 342। जब हम इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका मोलर मास निकालते हैं तो वो हमारे पास 342 आता है। ठीक है, तो अब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे पास 68.4/342। तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 मोल्स आएंगे। अब हमारा जो यूरिया था उसके केस में भी 0.2 मोल्स आ रहे हैं और सुक्रोज के केस में भी 0.2 मोल्स आ रहे हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। हमने पढ़ा था कि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि हमारा सोल्यूट चाहे कुछ भी ले लो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। जब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी सेम होगी। तो हमारी जो यूरिया की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो इक्वल टू सुक्रोज होगी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि हमारा एक सिस्टम ले लिया इन्होंने, सिस्टम बोला इन्होंने जो यहाँ पे क्या बनाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स बना रहा है। ठीक है, सो सिस्टम जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बना रहा है। जब हमने ये बात की तो हमने बोला था एजोट्रोप्स क्या होते हैं, एजोट्रोप्स या एजोट्रोपिक सॉल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट शो करके एक नॉर्मल बॉइलिंग लिक्विड के टाइप में पाए जाते हैं। तो हमने एजोट्रोप्स, आइडियल सॉल्यूशन तो हमारे एजोट्रोप बनाते नहीं है, हमारे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वही एजोट्रोप्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजोट्रोप्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब नॉन आइडियल में हमने बोला था कि हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन भी शो करते हैं नॉन आइडियल, और नेगेटिव डेविएशन भी शो करते हैं। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स बनाते हैं, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स बनाते हैं। तो अब हमें इस एग्जाम्पल्स में से देखना है कि कौन सा हमारा ऐसा है जो सॉल्यूशन है जो हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करता है। जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा वही हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स बनाएगा। तो इसके अंदर जो हमारा एसीटोन क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है और वो हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स की फॉर्मेशन करता है। तो इसका आंसर हो गया एसीटोन क्लोरोफॉर्म। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर इन्होंने क्या दे रखा है कि किसी भी सॉल्यूशन का मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं। जब हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा तो उसको हमने बोला था कि हम उसको KF से डिनोट करते हैं, और ये हमारा दे रखा है 1.86 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है हमारा मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट। तो हमें क्या बताना है कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा 0.1 मोलर NaCl का वाटर के अंदर वो कितना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पता है कि हमारा NaCl क्या होता है। अभी यहाँ से हमें वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले I की वैल्यू। तो हमें पता है हमारा भाई NaCl है, ये जब सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो 2 आयंस की फॉर्मेशन करेगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये शो करेगा डिसोसिएशन। तो यहाँ पे हमारे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2।
कि हमारे नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 2, और हमारा NaCl पहले कितना था बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे 1 और बाद में 2 मोल्स हो गए, तो हमारी यहाँ से I की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब हमारे पास I है, KF है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, अब डेल्टा TF क्या होता है हमारा IKF इंटू M। अब हमारा I क्या होगा, I हमारा आ गया 2, KF की वैल्यू दे रखी है 1.86, कंसंट्रेशन भी दे रखी है 0.1, तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू 0.372 डिग्री सेल्सियस। पर यहाँ पे हमने ये वैल्यू डेल्टा TF की निकाली है, मतलब ये आया है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमें बताना है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। अब डिप्रेशन इतना हो रहा है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट NaCl सॉल्यूशन का कितना होगा, -0.372 डिग्री सेल्सियस। ये डिप्रेशन की वैल्यू आई है हमारी, और इसका फिर जो फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे वो हो जाएगा -0.372 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है किसका, कि हमारे पास ये 0.0020 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना है हमें 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और हमें मोलर गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पता है वो होता है हमारा पाई, तो उसकी क्या होती है CRT, पाई इज इक्वल टू CRT। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या दे रखी है हमें 0.002 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो हमें इसको मोल पर मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो जब इसको मोल पर मीटर क्यूब, डेसीमीटर से हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे ये 0.002 के प्लेस पे यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी 2 मोल पर मीटर क्यूब। इसको डेसीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा डेसीमीटर क्यूब अब नीचे है तो हमारी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फिर हमारा 2 मोल पर मीटर क्यूब आ गई यहाँ पे कंसंट्रेशन। फिर जो हमारा गैस कांस्टेंट है R, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 8.314। ठीक है, और टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये केल्विन के अंदर वैल्यू है, तो इस 20 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें +273 कर देंगे, तो हमारा टेम्परेचर होगा 293 केल्विन। हमारी कंसंट्रेशन क्या है 2, C क्या है, R क्या है हमारा 8.314, टेम्परेचर क्या है हमारा 293 केल्विन। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से पाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो पाई की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा इन ऑप्शंस में से इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम कैम्फर को मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्यों। कैम्फर है उसको मॉलिक्यूलर मास की अगर हमें डिटर्मिनेशन करनी है तो मेनली हम कैम्फर का यूज़ करते हैं, क्यों। एक तो कि ये रेडिली अवेलेबल है, या फिर इसका हाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कुछ नहीं होता है, हमारा मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट जो था उसका दूसरा नाम था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। या फिर ये वोलेटाइल होता है, या फिर ये एक सोलवेंट है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको यूज़ करने का रीज़न क्या है कि इसका जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब इसके लिए KF की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, और अगर इसका KF ज़्यादा हाई होगा तो फिर ये मेल्टिंग पॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन शो करेगा जब इसको हम किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट को इसके अंदर डिजोल्व कर देंगे तो। ठीक है, तो कैम्फर को यूज़ करने का रीज़न क्या है कि इसकी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसीलिए जब किसी भी सॉल्यूट को इसके अंदर हम डिजोल्व करेंगे तो ये लार्ज डिप्रेशन शो करेगा उसके मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, इसीलिए इसको मास डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिया हमने कि
5% लिया हमने केन शुगर का सॉल्यूशन। केन शुगर का मोलर मास दे दिया यहाँ पे 342। केन शुगर हमारा सुक्रोस ही होता है, कुछ नहीं होता, और सुक्रोस, तो इसका मोलर मास हो गया 342। अब ये आइसोटोनिक है, यहाँ पे मतलब समझो आइसोटोनिक का हमने बात की थी जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर बात कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो हमने बात की थी आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की। तो आइसोटोनिक वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी मोलर कंसंट्रेशन सेम होती है और फिर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो ये उसके साथ में आइसोटोनिक है, मतलब उन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन सेम है। हमने किसके साथ आइसोटोनिक है, ये 1% सॉल्यूशन ले लिया अननोन सोल्यूट का, तो हमें फिर मोलर मास बताना है अननोन सोल्यूट का कि हमारा अननोन सोल्यूट कौन सा होगा। तो ये आइसोटोनिक है, इसका मतलब इनकी मोलर कंसंट्रेशन सेम होंगी। तो 5% सॉल्यूशन ले लिया हमने केन शुगर का, उसका मोलर मास 342 है। तो इसको अगर हम परसेंटेज से इसकी आइसोटोनिक मतलब मोलर कंसंट्रेशन, तो परसेंटेज से हम इसकी मोलर कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, वो आएगी इसकी परसेंटेज बाय मोलर मास, हो गया, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 1000 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो दूसरा सॉल्यूशन है उसका सोल्यूट हमें नहीं पता, तो उसका मोलर मास हमें नहीं पता, उसकी परसेंटेज 1 है, तो उसके मोलर मास को हमने m मान लिया, उसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों आइसोटोनिक है, तो ये दोनों कंसंट्रेशन हम एक दूसरे के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से इधर इस साइड बच गया हमारा 5/342 इज इक्वल टू 1/m हो गया हमारा, क्योंकि 100 और 100 दोनों, 100 और 1000 दोनों साइड में सेम है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर हमारा जो m है इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब हम कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगी 68.4। तो इसका आंसर हो गया C। तो हमें इन टर्म्स का भी पता होना चाहिए कि भाई आइसोटोनिक यहाँ पे दे दिया, अब हमें पता ही नहीं आइसोटोनिक क्या होता है, तो हम ये सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें पहले इन टर्म्स की नॉलेज भी ज़रूरी है, तभी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि उसकी कंसंट्रेशन सिमिलर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का ऑस्मोटिक उसका क्या होगा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इन दोनों का हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। क्या कि ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें हम 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl की और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज की। अब हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स या फिर उसकी कंसंट्रेशन के। तो अब हमें पता है, पहले इनका एसोसिएशन या डिसोसिएशन देख लो, क्योंकि हमने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया है ना। तो अगर हम NaCl की बात करें तो हमारा NaCl तो डिसोसिएशन शो करता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होता है, जबकि हमारा ग्लूकोज तो होता नहीं है। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर वाली टर्म में सीधी सी बात है, हमने इसकी 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन NaCl का बनाया और 0.1 मोलर ही हमने ग्लूकोज का बनाया है। तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर हमारा 2 हो गया NaCl के केस में, जबकि ग्लूकोज के केस में हमारा वेंट ऑफ फैक्टर ये डिसोसिएशन ही शो नहीं करता, तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर आएगा ही नहीं। तो इसके अंदर जो है फिर हमारा जो वेंट ऑफ फैक्टर 2 हो गया, तो हमारा जो NaCl है फिर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्वियसली ग्लूकोज के ऑस्मोटिक प्रेशर के 2 टाइम्स होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, ये बात हमें पता है। इस केस में कंसंट्रेशन भी सेम है, तो हम ये सोचेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा दोनों केस में, पर ऐसा नहीं है। हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, सारे कंसेप्ट्स कर लिए, तो हम सारे कंसेप्ट्स ध्यान में रख के चलेंगे कि इसके अंदर कुछ एसोसिएशन या डिसोसिएशन तो नहीं हो रही, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ अबनॉर्मेलिटी आ रही है और उसकी वजह से इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम जो चेंज्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो यूज़ तो नहीं करेंगे यहाँ पे। तो NaCl हमारा डिसोसिएशन शो करता है, उसकी वजह से कि हम जो मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे और हमारा I यहाँ पे 2 होगा। इसी रीज़न की वजह से हमारी जो है इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो हमारे जो NaCl सॉल्यूशन होगा उसका डबल होगा ग्लूकोज सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के, नियरली डबल, ठीक है।
तो सारे कंसेप्ट्स आपस में लिंक करके फिर हमें ध्यान से सोच के करने हैं, सारे प्रॉब्लम सोल्व इजीली हो जाएंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे, सोल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है, उसको यूज़ किया गया कोल्ड क्लाइमेट के अंदर एंटी फ्रीज के लिए, ठीक है। अब हमें बोला गया कि मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, कितना मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हम ऐड कर दे 4 kg वाटर के अंदर, सो दैट कि ये प्रिवेंट कर ले फ्रीजिंग एट -6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यहाँ पे क्या दे दिया, KF दे दिया, मोलर मास दे दिया इथाइलिन ग्लाइकोल का, इतनी चीज़ें दे दी और हमें मास पता लगाना है। तो यहाँ पे फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं हम, फ्रीजिंग की बात करते हैं, हमें सीधा ध्यान में आ जाना चाहिए हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या बताया था, हमारा डेल्टा TF क्या होता है, हमारा डेल्टा TF क्या था, KF W2 बाई W1 M1 और इनटू में 1000 था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पता लगाना है, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब यहाँ पे गिवन मास नहीं है, हमें W2 पता लगाना है, KF गिवन है, डेल्टा TF -6 डिग्री ये गिवन है, W1 हमारे पास क्या है, सोल्यूट का मास है, ये गिवन है 4 kg, M1 हमारा मोलर मास है सोल्यूट का, वो हमारे पास गिवन है 62 ग्राम पर मोल, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमें W2 कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा TF हो गया हमारा 6, W1 हमारा ये है गिवन वेट ऑफ सोलवेंट 4 kg है हमारा, 4 पुट कर देंगे, 4 kg है, देख लेना, इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करके फिर पुट करना है, सॉरी इसको केजी के अंदर ही, केजी के अंदर नहीं रखना है, इसको ग्राम के अंदर करके पुट करना है। फिर हमारा जो M1 है मोलर मास वो हमारा दे रखा है 62, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा ये जो W2 है फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, W2 यहाँ से आ जाएगा हमारा 800 ग्राम, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 800 ग्राम के इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन इनमें से जो, अगर हमें एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिलता तो उसके जो नियर बाई वैल्यू होती है उसको हम हमारा आंसर बता सकते हैं कि देखो 204 ग्राम, ये तो 800 के आसपास भी नहीं है, ना ही 400 ना ही 304, तो 804 जो हमारी वो अप्रोक्सीमेटली 800 के इक्वल है, तो हम इसका आंसर हो जाएगा 804। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कौन सी से रिलेटेड एक वर्ड भी अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाता है ना, तो सीधा सीधा उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज और उसका जो भी कंसेप्ट है वो सीधा याद आ जाना चाहिए हमें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए अलाउ करें तो फिर किसकी क्रिस्टल पहले सेपरेट आउट होंगी। क्या क्या, हमने ग्लूकोज को पानी के अंदर मिक्स किया, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, फिर हम उसको फ्रीज कर रहे हैं, तो हमने ये बताना है कि किसकी क्रिस्टल पहले सेपरेट होंगी, मतलब वाटर की पहले सेपरेट होंगी, ग्लूकोज की पहले सेपरेट होंगी, या दोनों की, या फिर किसी की भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सॉलिड जो सॉल्यूट लिया है यहाँ पे ग्लूकोज है, अब हमें पता है कि हमारा ग्लूकोज जो है वो सॉलिड है, तो अगर हमारा सोल्यूट सॉलिड है तो हमारा जो पहले सॉल्वेंट है ना वो फ्रीज आउट होगा, तो इसका मतलब हमारा जो वाटर है उसके क्रिस्टल्स पहले फ्रीज आउट होंगे और उसके बाद ग्लूकोज के होंगे, क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज है वो तो सॉलिड है और वाटर जो है हमारा लिक्विड है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमने क्या किया कि सोडियम सल्फेट को हमने कंप्लीटली डिसोसिएट करा है, इसके कैटाइंस और एनाइंस के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम सल्फेट, पहले इसका इतना जितनी हो गई उतना काम करो, सोडियम सल्फेट ले लिया भाई हमने और इसको कंप्लीटली डिसोसिएट कराना है इसके कैटाइंस और एनाइंस के अंदर। अब Na2SO4 है तो यहाँ पे क्या बनेंगे 2Na पॉजिटिव और इसके साथ में यहाँ पे क्या बनेगा +SO4 2 नेगेटिव बनेगा इसके साथ में, कंप्लीट डिसोसिएशन। अब यहाँ पे ने क्या बोला, द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डेल्टा TF हमें करना है कैलकुलेट। जब हमारा 0.01 मोल सोडियम सल्फेट को हमने डिसोल्व किया गया था 1 kg ऑफ वाटर के अंदर, और इसके लिए जो हमारी KF की वैल्यू है वो, ये हमारी डेल्टा TF नहीं KF की वैल्यू दे रखी है 1.86 ग्राम पर मोल, तो हमारी KF की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से जो कंसंट्रेशन है वो दे रखी है,
हमें क्या पता लगाना है, हमें डेल्टा टी एफ पता लगाना है। तो हम पहले इसने उन्हें बता दिया स्पेसिफिकली कि डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे हम वेंट ऑफ फैक्टर को सीधा कैलकुलेट करेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा अब हमारा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 3, और नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने प्रेजेंट थे 1 मोल, तो यहाँ से हमारा वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है, यहाँ पे डेल्टा टी एफ की वैल्यू नहीं दे रखी है, के एफ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है डेल्टा टी एफ क्या होता है। अब हम इसकी जो मॉडिफाइड वैल्यू है वो लेंगे, तो डेल्टा टी एफ क्या होगा हमारा आई के एफ इंटू एम। अब आई की वैल्यू है हमारे पास 3, के एफ की वैल्यू है 1.86, एम की वैल्यू है हमारे पास 0.01। तो यहाँ से हमारा जो डेल्टा टी एफ है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0558 केल्विन, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हमें बताना है कि इन सॉल्यूशंस में से कौन से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट हमारा सबसे हाईएस्ट किसका होगा, Na2SO4 का होगा। मैं क्या बताना है, बॉइलिंग पॉइंट बताना है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हमारा किसका होगा, Na2SO4 का। अब हम बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो देखो ये हमारा आयंस के अंदर डिसोसिएशन शो करेगा, और ये KCl ग्लूकोज और यूरिया तो हमारे डिसोसिएट नहीं होंगे, पर KCl भी हमारा आयंस की फॉर्म में डिसोसिएशन शो करता है। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे बॉइलिंग पॉइंट की, कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा किस सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे जो भी आयंस हैं, हमें पता है कि हमारा सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, और उसका फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है। और हम यहाँ पे अगर बात करेंगे इन सब में से, तो हमारे Na2SO4 का जो है बॉइलिंग पॉइंट वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जब हमारा डिसोसिएट होगा यहाँ पे तो 2 मोल तो बनेंगे Na पॉजिटिव के, और 1 मोल बनेगा हमारा SO4 2 नेगेटिव का, मतलब 3 मोल्स ये डिसोसिएट होके बना रहा है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसने क्या बोला कि वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर आइडियल सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि हमारा जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा आयंस के अंदर उतना ही ज़्यादा वेंट ऑफ फैक्टर होगा, और ये हमारा वेंट ऑफ फैक्टर हमारा डिपेंड करता है कि डाइल्यूशन के ऊपर। तो हमारा जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा वेंट ऑफ फैक्टर होगा। तो किसी भी अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो नहीं करता, तो उसका हमारा जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो 1 होगा। अगर अगर कोई भी मतलब सब्सटेंस लगा लो, कोई भी सॉल्यूशन अगर वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करता है तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। अगर वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन कुछ शो नहीं कर रहा तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 रहेगा। और हमारा आइडियल सॉल्यूशन के केस में हमारी एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो नहीं करते आइडियल सॉल्यूशंस, तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वेंट ऑफ फैक्टर आई किसी भी कंपाउंड का वो डिसोसिएशन कर रहा है एक सॉल्वेंट के अंदर और दूसरे सॉल्वेंट के अंदर एसोसिएशन कर रहा है, ठीक है। तो उसके फिर जो उसका है भाई कि उसके आई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या दिया इसने ऑप्शंस में कि एक तो ग्रेटर देन 1 और दोनों केस में ग्रेटर देन 1 होगा, एक केस में लेस देन 1 और दूसरे केस में ग्रेटर देन 1 होगा,
या फिर एक केस में लेस देन 1 और दूसरे केस में भी लेस देन 1 होगा, या फिर एक केस में ग्रेटर देन 1 फर्स्ट केस में और सेकंड केस में लेस देन 1 होगा। तो हमें बात करनी है यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की, और दोनों सॉल्यूशंस हमारे शो कर रहे हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर हमारा डिसोसिएशन शो कर रहा है और एसोसिएशन भी शो कर रहा है। तो हमारा जो डिसोसिएशन का केस है उस केस में हमारा वेंट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि हमें पता है कि डिसोसिएशन के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, जबकि एसोसिएशन के बाद देखो हम बात करते हैं डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन के अंदर क्या होता है हमारा, जैसे NaCl है, ये डिसोसिएट होके Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये डिसोसिएशन। तो पहले 1 मोल था, अब 2 मोल्स हो गए, तो हमारा I क्या हुआ, I हमारा ग्रेटर देन 1 हो गया। वहीं हम बात करें एसोसिएशन की, अगर हमारा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों एसोसिएट होके NaCl बना रहे हैं, हम उल्टे चीज़ की बात करें तो एसोसिएट होने के बाद हमारा नंबर ऑफ मोल्स बना 1 और इनिशियली हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स थे 2, तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर हमारा 1/2 आ गया, और इस केस में हमारा वेंट ऑफ फैक्टर 2 आया था। मतलब हमारे जो डिसोसिएशन है उसके केस में हमारा वेंट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 आता है और एसोसिएशन के केस में वेंट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 आता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे जो वेंट ऑफ फैक्टर है, फिर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा कि डी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर, कि ग्रेटर देन 1 होगा डिसोसिएशन के केस में और एसोसिएशन के केस में हमारा लेस देन 1 होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, कि किसी भी सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी ईथर के अंदर 2 × 10⁻³ मोलर है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है उस सब्सटेंस का ईथर वाटर मिक्सचर के अंदर 4, तो उस सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी ईथर के अंदर क्या होगी। अब हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के हमारे पास वो क्या होगा, अब दोनों के अंदर सोल्यूबिलिटी का ये रेशियो शो करता है, ऊपर सोल्यूबिलिटी और नीचे सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी किस केस में हमारी सोल्यूबिलिटी हमारी आएगी, देखो पहले तो हमारी उसकी सोल्यूबिलिटी ईथर के अंदर क्या होगी, ऊपर तो इसको लेंगे, और फिर उसकी हमारी सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर क्या होगी। तो जो इन दोनों का रेशियो होगा वो देगा हमारे पास हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है और वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी दे रखी है, तो हम ईथर के अंदर सोल्यूबिलिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे आएगी कि हमारी ईथर के अंदर हमें सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करनी है, सॉरी ईथर के अंदर सोल्यूबिलिटी दे रखी है, वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी, एक मिनट, द सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन ईथर के अंदर हमें सोल्यूबिलिटी दे रखी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट दे रखा है ईथर वाटर मिक्सचर के अंदर, उस सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। फिर ईथर के अंदर तो दे ही रखी है, हमें तो वाटर के अंदर कैलकुलेट करनी है उसकी सोल्यूबिलिटी। तो वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी क्या होगी, अब तो ईथर की हमारे पास दे रखी है वो आ जाएगी ऊपर 2.0 × 10⁻³ वाटर के अंदर कैलकुलेट करनी है, हमें उसको S मान लेते हैं, और इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, हमारा ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, तो वो है हमारा 4। तो यहाँ से हम जब S की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास 5 × 10⁻⁻4 मोलर। तो यहाँ से हमारी सोल्यूबिलिटी की वैल्यू आ गई 5 × 10⁻4 मोलर। ठीक है, आज के वीडियो में हमने बात कर ली क्वेश्चंस की, हमारे जो सॉलिड सॉल्यूशंस है उस यूनिट के क्वेश्चंस की हमने उस यूनिट के सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे उसकी हमने बात कर ली है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में कुछ डाउट हो है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप पहले जाके इसकी जितनी भी थ्योरी से रिलेटेड वीडियो हैं सारे कंसेप्ट्स हैं वहाँ से एक बार कंसेप्ट्स रिवाइज करिए और फिर क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इजीली आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, और सारे कंसेप्ट को एक साथ माइंड में रख के चलिए। ये नहीं है कि हम एक कंसेप्ट कंसीडर कर ले, अगर हम एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट कंसीडर कर लें तो हम जो वेंट ऑफ फैक्टर है उस कंसेप्ट को याद ना करें, ऐसा नहीं करना है, सारे कंसेप्ट को साथ में लेके चलना है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।